मेरे पति महेश एक सरकारी ऑफिस में मामूली से क्लर्क थे, मगर उनके दिल में बहुत हौसला था और मुझे खूब प्यार करने की आदत ने हमारे छोटे से घर को किसी स्वर्ग की तरह सजा रखा था। देवेंद्र और रिया उस वक्त बहुत छोटे थे और दुनिया की ऊंच नीच और रिश्तों की हर एक बात से अनजान थे। महेश जब भी अपनी सैलरी लेकर आते तो बच्चों के लिए कोई न कोई छोटी मोटी चीज जरूर लाकर रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। कभी कोई खाने की चीज तो कभी कपड़े या कभी खिलौने। शारदा, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे बाद ये घर तुम्हारी और बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बनेगा। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ये छत बनाई है, ताकि कल को तुम्हें किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। महेश अक्सर रात को खाना खाते हुए मुझसे कहते तो उनकी इन बातों से मुझे अजीब सा लगने लगता था। मैं उनसे कहती कि ऐसी बातें मत किया करिए, हमारा सहारा तो सिर्फ आप हैं। भगवान हमेशा आपको सही सलामत रखे। पर मुझे क्या पता था कि जिंदगी इतनी धोखेबाज है कि जो हम नहीं सोचते वो कब हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता, और फिर वो इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ जाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। एक रात अचानक महेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनके सीने में भयंकर दर्द उठा और इससे पहले कि हम उन्हें किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाते, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका यूं अचानक चले जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था, जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। मेरे पास उस वक्त सिर्फ ये एक घर था और कोई खास जमा पूंजी नहीं थी जिससे मैं अपने छोटे बच्चों का भविष्य मजबूत बना सकती। रिश्तेदारों ने कुछ दिनों तक तो हमदर्दी के दो बोल बोले और फिर सब लोग अपने अपने रास्तों पर चले गए। मेरी एक पहचान वाली थी सुषमा, जो मुझसे बहुत जलती थी, क्योंकि उसे हमेशा मुझसे कंपटीशन लगा रहता था। ऊपर से जब मेरे पति की तनख्वाह उसके पति से ज्यादा हो गई, तब तो वो जल भुन गई। जब महेश नहीं रहे तो उसने तो हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा कभी। मेरी असली और कठिन मुश्किल तो उस दिन से शुरू हुई जब मैंने अपने बच्चों के मासूम और उतरे हुए चेहरे को देखा और दिल ही दिल में फैसला किया कि मैं उन्हें कभी उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे और रात के पिछले पहर तक जब सारी दुनिया गहरी नींद में सोती तो मैं घर के आंगन में सिलाई मशीन चलाती रहती। कई बार सुई मेरी उंगली के आर पार हो जाती, आंखों के आगे थकान की वजह से अंधेरा छा जाता, कमर दर्द से टूटने लगती, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट पालना था। रिया बहुत ही मासूम और समझदार बच्ची थी। वो बचपन से ही मेरे दुख दर्द में बराबर की शामिल रही और अपनी उम्र से कई ज्यादा समझदार हो गई थी। जब मैं आधी रात तक सिलाई करती तो वो छोटी सी बच्ची अपने नन्हे हाथों से मुझे पानी का गिलास लाकर देती, कभी मेरे कंधे दबाती तो कभी मेरी कमर। अक्सर मैं फर्श पर बैठे बैठे सिलाई करती रहती तो वो मेरी गोद में ही सिर रखकर वहीं सो जाती। मेरा बेटा देवेंद्र भी बहुत मेहनती था। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मुश्किलों से लड़कर उसकी स्कूल की फीस चुका रही है। मम्मी, मैं बड़े होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा और ना ही ये सिलाई मशीन चलानी पड़ेगी। देवेंद्र अक्सर मेरे गले लगकर अपने नन्हे से हाथों से मेरे आंसू पोंछता था तो मेरी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती। देवेंद्र पढ़ लिखकर जब बड़ा हुआ तो उसकी मेहनत सच में रंग लाई और उसे एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। हमारी जिंदगी के दिन तेजी से बदलने लगे थे। घर में खुशियां आ गई थीं और मुझे लगने लगा था कि अब मेरे सारे दुखों के दिन खत्म हो जाएंगे और मेरे बलिदानों का फल मुझे सुकून भरी जिंदगी के रूप में मिलने वाला है। मगर मेरी परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो अब एक नए रूप में मेरे सामने आने वाली थी। दरअसल जब से देवेंद्र की नौकरी लगी थी और सबको इस बारे में पता चला था, तब से सुषमा, जिसने इतने सालों में कभी हमारा मुंह तक नहीं देखा था, एक बार फिर से हमारे घर आने जाने लगी। मैं बहुत अच्छे से समझती थी कि अब उसका हमारे घर आने का मकसद क्या है। वो शुरू से ही एक बहुत तेज तर्रार और शातिर औरत थी। पहले भी उसकी नज़र मेरे घर, मेरी जिंदगी पर थी, लेकिन क्योंकि महेश थोड़ा ऐसे इंसान थे कि साफ साफ मुंह पर जवाब दे देते थे, इसीलिए उसकी दाल यहाँ नहीं गली। और उनके जाने के बाद मेरे बुरे वक्त में तो उसने कभी हमारी शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन अब देवेंद्र की नौकरी ने उसके लालच को एक बार फिर से जगा दिया और उसे ये अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुनहरा मौका दिखने लगा। जो सपना वो अपने लिए पूरा नहीं कर पाई, वो अपनी बेटी के रूप में पूरा करना चाहती थी। पर देवेंद्र को ये सब समझ नहीं आता था और सुषमा ने न जाने कब बाहर उससे मुलाकातें करके 2-4 मीठे बोल बोल दिए
तो उसने भी सुषमा के घर आना जाना शुरू कर दिया था। सुषमा की बेटी शालिनी भी चालाकी और मक्कारी में बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई थी। देवेंद्र जब भी उन लोगों के घर जाता तो वो दोनों माँ बेटी उसकी खूब आवभगत करती और उसके सामने अच्छे होने का ऐसा दिखावा करती कि वो उनकी चाल में फंसता चला गया। देवेंद्र बेटा, तुम तो अपने पापा की इकलौती निशानी हो। ये घर और जो भी सब कुछ है ना, वो सब तो तुम्हारे पापा की कमाई ही तो है। याद रखना कि तुम ही उस घर के असली वारिस हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ उस घर में से तुम्हारी बहन रिया को भी हिस्सा दे दे। देखो बेटा, बेटियों का तो अपना घर होता है जो ससुराल कहलाता है। उनके मायके की जायदाद पर कोई अधिकार नहीं होता। तुमने बड़ी मेहनत की है और तब जाकर ये मुकाम हासिल किया है। अब किसी को भी अपने अधिकार पर कब्जा मत करने देना। सुषमा बड़े प्यार से देवेंद्र के कान भरती रहती और उसे ये एहसास दिलाती कि मैं और रिया उसके कंधों पर बोझ हैं। शालिनी भी देवेंद्र के सामने ऐसी मासूम और नाजुक अदाएं बनाकर दिखाती कि जैसे वो बहुत ही सीधी है और वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता था। देवेंद्र, तुम कितने अच्छे हो और जिम्मेदार भी हो। तुमने अपनी माँ और बहन के लिए कितनी मेहनत की है। काश मुझे भी जिंदगी में तुम्हारे जैसा ही कोई ख्याल रखने वाला मिलता, जो मुझे इतना ही प्यार करता, जो इतना ही जिम्मेदार होता जैसे कि तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हो। शालिनी शर्माते हुए बनावटी अंदाज में देवेंद्र की खूब तारीफें करती तो देवेंद्र का दिल उसकी ऐसी बातों पर पिघल जाता और ये बातें धीरे धीरे मगर गहराई के साथ देवेंद्र के दिमाग में उतरती जा रही थी। इधर मैं अपने घर के कामों में इतनी खोई हुई थी कि मुझे इस गहरी साजिश की कभी कोई खबर ही नहीं हो पाई। एक शाम देवेंद्र ऑफिस से घर आया तो उसके तेवर ही कुछ बदले हुए थे। उसकी आंखों में अजीब सी जिद दिख रही थी। मम्मी, मैंने बहुत जरूरी फैसला कर लिया है। मैं शालिनी से शादी करना चाहता हूँ। आप कल ही सुषमा आंटी के घर जाइए और उनसे मेरे रिश्ते की बात करिए। अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। देवेंद्र ने ये बात ऐसे कही जैसे वो मुझ पर ऑर्डर चला रहा हो। मेरे हाथ से तो पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। ये सुनते ही मैं अंदर तक कांप गई, क्योंकि मैं शालिनी और सुषमा की सच्चाई, उनके अंदर के लालच और उनकी चालाक फितरत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। देवेंद्र बेटा, तुम जानते हो सुषमा का व्यवहार कैसा है और उसने हमारे बुरे वक्त में हमारा कभी साथ नहीं दिया था। शालिनी की परवरिश एक स्वार्थी और चालाक माहौल में हुई है। वह हमारे घर के साधारण से माहौल में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मेरी बात मानो, तुम किसी और से शादी कर लो। मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी और एक समझदार लड़की ढूंढूंगी जो इस घर को अपना समझेगी। मैंने उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की। देवेंद्र बोला, माँ, मुझे सिर्फ शालिनी चाहिए। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो फिर मैं सारी जिंदगी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मैंने शालिनी से वादा किया है और आपको मेरी खुशी के लिए उनके घर जाकर रिश्ते की बात करनी ही पड़ेगी। देवेंद्र ने जब जिद और गुस्से से कहा तो फिर मैं एक माँ होने के नाते अपने इकलौते बेटे की खुशी के आगे हार गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए या उसके दिल में मेरे लिए कोई भी कड़वाहट भर जाए। इसलिए मैंने अपने दिल पर एक भारी पत्थर रखकर उसकी पसंद को मजबूरन मान लिया। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर मेरे बहुत सारे अरमान थे और फिर अपने उन्हीं अरमानों को पूरा करके मैं शालिनी को बहू बनाकर अपने घर ले आई। मैं अपने दिल के किसी कोने में ये झूठी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि शायद शादी के बाद शालिनी इस घर को अपना ही समझेगी। वो अपनी माँ के संस्कारों को यहाँ लेकर नहीं आएगी और हम सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे। शुरू के कुछ दिनों में शालिनी ने मेरे और खास तौर पर देवेंद्र के सामने खुद को बहुत ही मासूम और भोली भाली लड़की की तरह ही दिखाया। वो सारा दिन मुझसे प्यार भरी बातें करती, कभी मेरे पैर दबाने के बहाने मेरे पास बैठती तो कभी वो देवेंद्र के आगे पीछे घूमती और वो एक ऐसी कर्तव्यनिष्ठ पत्नी बनने का रूप दिखाती कि देवेंद्र उसके प्यार में पूरी तरह अंधा हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसने दुनिया की सबसे अच्छी लड़की को अपनी पत्नी चुना है। मगर जैसे ही शादी के शुरुआती दिन खत्म हुए और देवेंद्र ने छुट्टियों के बाद दोबारा से ऑफिस जाना शुरू किया, शालिनी ने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। देवेंद्र के सुबह घर से निकलते ही शालिनी तुरंत अपनी आलस की वजह से वापस जाकर कमरे में लेटकर सो जाती। वो दोपहर 12 बजे तक आराम से सोती रहती। घर के कामों की उसे कोई भी चिंता नहीं थी और ना ही वो कभी किचन में कदम रखती।
जब वो सोकर उठती तो सीधा रिया पर अपना ऑर्डर चलाना शुरू कर देती। रिया, मेरे कपड़े प्रेस करो और हाँ, मेरे लिए नाश्ता बनाकर तैयार करो। ऊपर से ये भी सुनाती रहती कि मैं अपनी माँ के घर कभी पानी का गिलास भी खुद से उठाकर नहीं पीती थी, और यहाँ पर मुझे इतनी उलझन होती है कि तुम लोग सारा काम मुझ पर डाल देते हो। वो सोफे पर बैठे हुए बहुत ही नखरे और नफरत से ये सारी बातें बोलती रहती, और बेचारी मेरी बेटी रिया, जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, चुपचाप बिना कोई शिकायत किए उसके हर एक काम को करती रहती। वो पूरे घर की सफाई करती, उसके हर तरह के ऑर्डर को चुपचाप मानती, और शालिनी सारा दिन टीवी के सामने बैठकर कभी मूवी देखती तो कभी सीरियल देखती रहती, या फिर फोन पर अपनी माँ को पूरे दिन की एक एक बात बताती, और साथ में हमारी उल्टी सीधी झूठी बुराइयां करती रहती। लेकिन असली नौटंकी और एक्टिंग तो उसकी तब शुरू होती जब शाम को देवेंद्र ऑफिस से वापस आने वाला होता। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती, शालिनी तुरंत किचन में भाग कर जाती, चूल्हा जलाकर उसके पास खड़ी हो जाती और अपने चेहरे पर कई बार पानी के छींटे मार लेती, ताकि वो ये दिखा सके कि वो बहुत देर से काम कर रही है, जिस वजह से पसीने से भीग गई है। अगर कभी रिया अपने भाई को पानी देने के लिए आगे बढ़ती तो वो उसके हाथ से ट्रे छीन लेती और खुद हांफते हुए देवेंद्र के सामने पहुंच जाती। देवेंद्र, आपको पता है, आज मैंने सारा घर अकेले ही साफ किया है। मम्मी जी की तबीयत तो ठीक ही नहीं थी, तो दोपहर का खाना भी मैंने ही खुद बनाया। मेरी तो काम करते करते कमर ही टूट गई है। और आपकी बहन, वो तो सारा दिन बस अपनी किताबें लेकर ही बैठी रहती है। उसे तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। शालिनी देवेंद्र के सामने एक लंबी सांस लेते हुए उसे ऐसे जाहिर करती जैसे उसने ही पूरा घर संभाल रखा है। ये सुनकर देवेंद्र परेशान हो जाता और शालिनी की तारीफ करने लगता, उसके माथे से पसीना साफ करता, जो कि असल में पसीना नहीं बल्कि पानी होता। अरे, तुम इतना काम क्यों करती हो? और फिर वो रिया पर चिल्लाने लगता, कुछ तो कम से कम खुद से सोच लिया करो। कम से कम अपनी भाभी का थोड़ा सा घर के कामों में हाथ बटा लिया करो। आखिर कब तक ये बेचारी अकेले सारे घर का काम खींचती रहेगी? देवेंद्र गुस्से से रिया को डांटता। मैं और रिया एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते, मगर मैं उसे आंखों के इशारे से चुप रहने को कहती, क्योंकि मैं घर की सुख शांति को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और मैं जानती थी कि अगर रिया ने जवाब दिया तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। ये झूठ और साजिशों का सिलसिला तो अब जैसे रोजमर्रा की जिंदगी बन गया था, और शालिनी की चालों ने देवेंद्र को हमसे धीरे धीरे बहुत दूर करना शुरू कर दिया था। एक दिन शालिनी ने हद ही कर दी। दोपहर को रिया ने बड़ी मेहनत से देवेंद्र के लिए उसका पसंदीदा कढ़ाई पनीर बनाया। शालिनी किचन में जाकर चुपके से उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया और खुद जाकर सो गई। रात को जब देवेंद्र ने खाना खाया तो नमक की तेजी से वो एकदम से बेहाल हो गया। ये तुमने क्या जहर बना रखा है? इसमें इतना नमक क्यों पड़ा है? देवेंद्र ने गुस्से से पानी पीते हुए कहा। शालिनी तुरंत रोती हुई शक्ल बनाकर बोली, देवेंद्र, मैंने तो रिया से कहा था कि सब्जी में नमक ध्यान से डालना, लेकिन वो तो बस फोन पर ही लगी हुई थी। उसने जानबूझकर मेरा नाम खराब करने के लिए पूरी सब्जी बर्बाद करके रख दी। मैं तो वैसे ही सारा दिन काम करते करते थक गई थी। सोचा कि अगर जरा से ये काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा, मगर उससे तो वो भी नहीं हुआ। देवेंद्र ने उस दिन रिया को इतनी कड़वी बातें सुनाई कि वो रात भर रोती रही। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाए आंसू बहाती रही, मगर मेरे बेटे की आंखों पर शालिनी के प्यार का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे कुछ भी ना तो दिखाई दे रहा था और ना ही समझ आ रहा था। शालिनी की छोटी छोटी चालों ने हमारे घर की नींव को खोखला करना शुरू कर दिया था, और वो वक्त दूर नहीं था जब उसकी नजरें मेरी बच्ची की उन किताबों पर पड़ने वाली थी जो रिया की एकमात्र खुशी और उसके भविष्य का सहारा थी। इसी तरह से दिन बीतते गए। रिया की सबसे बड़ी खुशी और उम्मीद उसकी किताबें और पढ़ाई ही थी। वो सारा दिन घर के काम काज करने के बाद जब थककर अपने कमरे में जाती तो अपनी किताबों की दुनिया में खो जाती। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, जिस पर मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता था। मगर शालिनी की साजिश भरी नजरों से रिया की एक छोटी सी खुशी भी छुपी नहीं रही।
एक दोपहर जब शालिनी अपनी लंबी नींद पूरी करके उठी तो उसने रिया को सोफे पर बैठकर पढ़ते हुए देख लिया। ये क्या है रिया, तुम हर वक्त ये किताबें क्यों फैला कर रखती हो? जाओ, जाकर किचन में मेरे लिए चाय बना कर लाओ, और हाँ, कुछ नाश्ता भी तैयार करो। शालिनी ने आंखें मलते हुए बड़े ही रूखेपन से चिल्लाते हुए रिया से कहा, भाभी मैं बस अपना ये आखिरी चैप्टर कंप्लीट कर लूं, कल मेरा बहुत जरूरी टेस्ट है, बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय और नाश्ता बना दूंगी। रिया ने बहुत ही धीमे अंदाज में उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जिसे सुनकर शालिनी जैसे आग बबूला हो गई और गुस्से से तमतमाते हुए आगे बढ़ी और उसने रिया के हाथ से वो किताबें छीन कर जोर से जमीन पर पटक दी। तुम यहाँ पढ़ने लिखने और बहुत बड़ी मास्टरनी बनने के लिए नहीं बैठी हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हें यहाँ मेरी सेवा के लिए इस घर में रखा हुआ है, इसीलिए ये राजा महाराजाओं वाले शौक अपने पास ही रखो और तुरंत उठकर किचन में जाओ और मेरे लिए चाय नाश्ता तैयार करो, वरना मैं शाम को देवेंद्र से तुम्हारी शिकायत करूंगी। शालिनी रिया पर इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर किचन में चली गई, जबकि मैं अपने ही घर में एक बार फिर लाचारी का कड़वा घूंट पीकर रह गई। शाम को जब देवेंद्र ऑफिस की थकान लेकर घर वापस आया तो शालिनी ने अपना रोज का ड्रामा एक नए अंदाज में शुरू कर दिया। देवेंद्र, मैं तो इस घर के कामों से तंग आ गई हूँ। मैंने आज रिया से बड़े प्यार से सिर्फ 1 कप चाय बनाने को कहा तो उसने मुझे साफ जवाब दे दिया। कहने लगी कि मैं पढ़ रही हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो और जाकर अपना काम खुद कर लो। शालिनी ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए देवेंद्र के कंधे पर सिर रखकर अपनी झूठी कहानी सुनाई। उसकी मनगढ़ंत बातें सुनकर देवेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए एक अजीब सी नफरत उतर आई। मम्मी, रिया को आजकल क्या हो गया है? इतना पढ़ लिख कर ये कौन सी बहुत बड़ी अधिकारी बन जाएंगी? उसका ध्यान ना तो घर के कामों में है और ना ही उसे ये तमीज है कि अपनी भाभी की कैसे इज्जत की जाती है। क्या आपको नहीं पता कि आजकल का जमाना कितना खराब हो गया है? और ऊपर से जवान लड़कियों का हर रोज कॉलेज के बहाने घर से निकलना अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए अब रिया का कॉलेज जाना मैं पूरी तरह से बंद करवा दूंगा। देवेंद्र ने बड़े ही सख्त अंदाज में फैसला सुनाते हुए कहा, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं आगे बढ़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। देवेंद्र, पागल मत बनो, उस पर ऐसा जुल्म मत करो बेटा। वो तुम्हारी बहन है, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। वो तो सारा दिन घर का काम करती है और तुम्हारी पत्नी की हर एक बात मानती है। बस थोड़ी देर के लिए वो अपनी इच्छा से पढ़ लिख लेती है तो इसमें क्या हो गया? मैंने रोते हुए अपने ही बेटे के आगे हाथ जोड़ दिए। मम्मी, आप हमेशा बिना सोचे समझे बस उसकी ही तरफदारी करती रहती हैं। शालिनी बिल्कुल ठीक कहती है। रिया को घर गृहस्थी समझना सीखना चाहिए ताकि कल को ससुराल जाकर वो हम लोगों की नाक ना कटवाए। इसीलिए अब फैसला हो चुका है। अब वो कॉलेज नहीं जाएगी, घर पर रहेगी और शालिनी के घर के कामों में हाथ बटाएगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। देवेंद्र ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरा हाथ झटककर गुस्से से अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला गया। दरवाजे के पीछे खड़ी रिया ये सब सुन चुकी थी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी किताबें समेटी और उन्हें पुरानी अलमारी के सबसे निचले खाने में रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन मेरी बेटी की आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई थी। उस दिन के बाद से हमारे घर के हालात और भी खराब होने लगे। फिर कुछ साल और बीत गए और शालिनी के 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों की पैदाइश के बाद तो जैसे शालिनी को उस घर पर अपना हुक्म चलाने का पूरा अधिकार मिल गया था। मैं अब और ज्यादा बूढ़ी हो रही थी। मेरे घुटनों और जोड़ों में भयंकर दर्द रहता था, जिस वजह से मैं ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। और मेरी फूल जैसी नाजुक बेटी अब उस घर की एक ऐसी नौकरानी बन चुकी थी जिसका ना कोई नाम था, ना कोई इज्जत और ना ही कोई सैलरी। सुबह सवेरे वो अंधेरे में उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती। शालिनी के छोटे बच्चों को संभालना, उनके कपड़े धोना, उन्हें नहलाना धुलाना, पूरे घर की सफाई करना, ये अब उसका रोज का काम था। शालिनी पूरा दिन सोफे पर पसरी रहती, फोन पर अपनी माँ से लंबी लंबी बातें करती और खूब मजे से टीवी देखती। अगर बच्चे जरा सा भी रोना शुरू कर देते तो वो सीधा रिया पर ही चिल्लाना शुरू कर देती कि तुमसे छोटे बच्चे तक नहीं संभाले जाते।
सारा दिन बस किचन में ना जाने क्या करती रहती हो, जल्दी काम तक नहीं निपटा पाती हो। तुम मेरे बच्चों को जानबूझकर रुलाती रहती हो। पूरा दिन घर में शालिनी की तेज और चुभती हुई आवाज गूंजती रहती। देवेंद्र तो अब पूरी तरह से शालिनी की मुट्ठी में कैद हो चुका था। वो ऑफिस से आता तो सीधा अपने बच्चों को प्यार करता और शालिनी की फरमाइशें और उसकी झूठी शिकायतें सुनता रहता। अगर कभी मैं देवेंद्र से कोई जरूरी बात करना चाहती या घर की कोई बात बताना चाहती तो शालिनी तुरंत बीच में आकर बातों का रुख बदल देती और देवेंद्र को अपने साथ कमरे में लेकर चली जाती। एक दिन रिया को बहुत तेज बुखार आ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, पर फिर भी शालिनी ने उसे जरा भी आराम नहीं करने दिया। कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े चलाने को कहती तो कभी बच्चों को नहलाने धुलाने को और कभी बाजार से कुछ सामान मंगवाती। रिया ने कहा, भाभी मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। उसकी आवाज ये सब कहते हुए कांप रही थी। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, कल तो तुम बिल्कुल ठीक थी ना। जब काम पड़ता है तो अचानक तुम्हें बुखार चढ़ जाता है। तुम्हें तो काम चोरी की आदत पड़ गई है। शालिनी ने बड़ी ही बेदर्दी और कठोरता से जवाब दिया और रिया को मजबूरन उस हालत में भी काम करना पड़ा। अगले दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मेरी सहेली मीनाक्षी खड़ी थी। वो मेरी बहुत पुरानी सहेली थी जिससे कुछ समय पहले ही मेरी मुलाकात बाजार की डिस्पेंसरी में हुई थी। कैसी हो शारदा? मैंने सोचा आज तुमसे मिल लूं, बहुत दिन हो गए थे। मीनाक्षी ने मुस्कुराकर बड़े ही जोश से मुझे गले लगाया। मैं खुश हुई और उसे अंदर ले आई और इज्जत के साथ बिठाया। मैंने आवाज लगाई, बेटा देखो मीनाक्षी मौसी आई हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का कुछ इंतजाम करो। रिया कुछ ही देर में नाश्ते से सजी हुई ट्रे लेकर आ गई। उसने बड़े ही आदर के साथ मीनाक्षी को नमस्ते किया और चाय नाश्ता सामने रख दिया। मीनाक्षी रिया को बहुत ही गहरी और प्यार भरी नजरों से देख रही थी। शारदा, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है और काफी सुशील भी है। इसने तो मेरा दिल जीत लिया। मीनाक्षी ने चाय का कप उठाते हुए उसकी तारीफ की। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दरअसल शारदा, मैं आज तुम्हारे पास एक खास वजह से आई हूँ। मेरा बेटा पूरब एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पद पर काम करता है और मैं अपने बेटे के लिए एक सुलझी हुई घरेलू और अच्छी लड़की की तलाश में थी। मुझे तुम्हारी रिया से बेहतर कोई लड़की नजर नहीं आई। अगर तुम और देवेंद्र तैयार हो तो मैं रिया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। मीनाक्षी ने बहुत ही गंभीरता और प्यार से कहा तो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। मीनाक्षी, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। मैं आज ही रात को देवेंद्र से इस बारे में बात करूंगी। मैंने खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, लेकिन हमें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि शालिनी अपने कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी होकर ये सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और जलन की आग में बुरी तरह झुलस रही थी। मीनाक्षी के जाने के बाद शालिनी पैर पटकते हुए बाहर आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मम्मी जी, आपने क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? आपको पता भी है कि देवेंद्र को इन सब लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाई। बेटा, मीनाक्षी मेरी पुरानी सहेली है और हमारा बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है और वो इज्जतदार परिवार की है। उसका पूरा पढ़ा लिखा और अच्छे पद पर काम करने वाला लड़का है। रिया भी तो अब बड़ी हो गई है, उसकी भी तो शादी करनी होगी ना। आखिर वो कब तक अपने भाई के घर बैठी रहेगी? मैंने प्यार से समझाने की कोशिश की। शालिनी ने नफरत भरी नजर रिया पर डाली जो किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। इस रिश्ते को तो मैं किसी भी कीमत पर होने ही नहीं दूंगी, वो धीमी आवाज में बोली और तेजी से अपने कमरे में चली गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी माँ सुषमा को फोन मिला दिया। मम्मी, आपको पता है आज इस बुढ़िया की एक पुरानी सहेली घर आई थी और रिया के लिए अपने अच्छे पद पर काम करने वाले बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। लड़का बहुत कमाता है और पता है उसका अपना घर भी है। अगर रिया उस बड़े से घर में चली गई तो फिर वो तो हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि वो रिश्ता किसी तरह से मेरी छोटी बहन मेनका के लिए पक्का हो जाए, तब तो मजा ही आ जाए। शालिनी ने दांत पीसते हुए पूरी बात अपनी माँ को बता दी।
सुषमा, जो खुद जलन की मारी हुई औरत थी, उसने तुरंत शालिनी को एक बहुत ही जहरीला और शातिर आइडिया दे दिया। अरे, कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि देवेंद्र खुद ही इस रिश्ते से मना कर दे, बल्कि उल्टा वो अपनी ही बहन का दुश्मन बन जाए। देवेंद्र को किसी भी तरह ये पक्का यकीन दिला दो कि रिया का चरित्र ठीक नहीं है और वो किसी के साथ चक्कर चला रही है और अपनी बदनामी करवा रही है। सुषमा ने अपनी बेटी को शैतानी पट्टी पढ़ा दी। शालिनी अपनी माँ के उस प्लान पर अमल करते हुए एक खतरनाक साजिश तैयार करने लगी। वो जानती थी कि देवेंद्र को कैसे अपने काबू में करना है और उसकी कमजोरी क्या है। अगले दिन शालिनी मार्केट गई और वहां से एक दुकानदार को कुछ पैसे देकर एक पुरानी और बिना रजिस्टर हुई सिम खरीदी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो चुपचाप घर आई और उसने वो सिम अपने पुराने फोन में डाल दी। एक दोपहर जब रिया किचन में देवेंद्र के लिए नाश्ता बनाने में व्यस्त थी और मैं अपने कमरे में थी, शालिनी दबे पांव रिया के कमरे में गई। उसने जल्दी से उसका मोबाइल फोन उठाया जो उसके तकिए के पास रखा था। उसने तेजी से अपने उस नए और खुफिया नंबर से रिया के नंबर पर कुछ प्यार भरे मैसेज भेजे। तुम कब मिलने आ रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज रात मुझे फोन जरूर करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शालिनी ने खुद ही ऐसे मैसेज टाइप करके भेजे और फिर बड़ी मक्कारी से रिया के फोन में उस अनजान नंबर को पवन के नाम से सेव कर दिया। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर बड़ी चालाकी से रिया का फोन वापस उसी जगह पर रख दिया और खुद सोफे पर आकर बैठ गई। उसने जानबूझकर वो फोन सोफे के किनारे पर रख दिया जहां देवेंद्र की नज़र सबसे पहले पड़ती। वो बड़ी बेसब्री और सुकून के साथ शाम होने का इंतजार करने लगी। जब देवेंद्र घर वापस आता, उसकी आंखों में एक शैतानी और भयानक चमक दिखी थी। वो अच्छे से जानती थी कि आज की रात इस घर में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। मैं अपने कमरे में पूजा कर रही थी और अपनी बेटी के नसीब के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी ताकि उसका रिश्ता पूरब के साथ अच्छे से हो जाए। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि मेरे ही घर के अंदर, मेरी ही आंखों के सामने मेरी मासूम बेटी की इज्जत और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कितना भयानक जाल बिछाया जा चुका है। मेरी बेटी किचन में पसीने से भीगी हुई अपने भाई के लिए खाना तैयार कर रही थी और उसका भाई आज शाम उसे शक की वो भारी दीवार गिराने वाला था जिसके नीचे दबकर हमारी सारी खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली थीं। जैसे ही शाम हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई तो शालिनी, जो इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तुरंत सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाई और तेज कदमों से जाकर दरवाजा खोला। देवेंद्र ऑफिस की थकान लिए घर में आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो रोजमर्रा के ऑफिस की परेशानियों में उलझा हुआ लगता था। देवेंद्र, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी और चाय लेकर आती हूँ। आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। शालिनी ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में उसके हाथ से लैपटॉप बैग लेते हुए कहा। देवेंद्र ने सिर हिलाया और थके हारे कदमों से चलता हुआ सोफे पर आकर बैठ गया जहां रिया का फोन शालिनी ने बड़ी होशियारी से रखा हुआ था। मैं भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी और देवेंद्र को देखकर मुस्कुराई। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। शालिनी किचन से पानी का गिलास लाई और देवेंद्र को दिया। देवेंद्र ने पानी पीकर गिलास रखते ही उसकी नज़र अचानक सोफे के किनारे पर रखे उस मोबाइल फोन पर पड़ी जो रिया का था। देवेंद्र जानता था कि ये रिया का फोन है क्योंकि जब वो कॉलेज जाती थी तो वो फोन पर अपनी पढ़ाई के नोट्स बनाती थी, मगर अब जब से उसकी पढ़ाई छूट गई थी वो फोन को हाथ तक नहीं लगाती थी और सारा दिन घर के काम में लगी रहती थी। देवेंद्र ने हैरानी से फोन को देखा कि रिया का फोन यहाँ सोफे पर क्या कर रहा है। उसने पूछा, ये फोन यहाँ कैसे पड़ा है? रिया तो अब इसका इस्तेमाल नहीं करती है ना? देवेंद्र ने यह कहकर फोन उठा लिया। शालिनी, जो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, इसी पल का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। वो तुरंत आगे बढ़ी और उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। देवेंद्र, मुझे तो इस फोन से बड़ी उलझन होती है। सारा दिन आपकी बहन काम का बहाना करती रहती है, मगर जब हम इधर उधर होते हैं तो ये फोन उसके हाथ में होता है। पता नहीं आज उसने ये फोन यहाँ कैसे छोड़ दिया। शालिनी की बात सुनकर देवेंद्र के माथे पर शिकन पड़ गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे फोन का बटन दबाया ताकि टाइम देख सके, लेकिन फोन पर कोई लॉक नहीं लगा था।
स्क्रीन चमकते ही वे मैसेज तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गए, जो शालिनी ने अपने उस दूसरे अनजान नंबर से बड़ी मक्कारी से भेजे थे और जिस नंबर को उसने पवन के नाम से सेव किया था। तुम कब मिलने आ रही हो? मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। आज रात मुझे फोन जरूर करना। मैं तुम्हारी आवाज सुने बिना नहीं सो पाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये शब्द पढ़ते ही देवेंद्र के दिमाग की नसें तन गईं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में जैसे किसी ने आग भर दी हो। उसकी सारी थकान पल भर में खतरनाक गुस्से में बदल गई। रिया, ये सब क्या है? ये पवन कौन है जिसके मैसेज तुम्हारे फोन पर आ रहे हैं? देवेंद्र की आवाज में शेर की दहाड़ थी, जिसने मुझे भी डरा दिया। मैं घबराकर खड़ी हो गई और देवेंद्र के हाथ में पकड़े फोन को देखने लगी। शालिनी तुरंत भागकर आई और जानबूझकर परेशानी और हैरानी का ड्रामा करते हुए फोन की स्क्रीन पर देखने लगी। हे भगवान, कैसी बेशरम है ये! मैं तो पहले से ही कहती थी देवेंद्र कि इस लड़की की चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन आपको तो मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं होता था। जरा पढ़ो तो अपनी शरीफ बहन की करतूत, जो सारा दिन बड़ी मासूम बनी घूमती है। शालिनी ने ये सब कहते हुए देवेंद्र के गुस्से को और भड़का दिया। मैंने तो इस घर की इज्जत बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया है, लेकिन ये लड़की तो हमारी इज्जत बदनाम करने पर ही तुली हुई है। अगर उन रिश्ते वालों को जो आज सुबह ही आए थे ये सब पता चल गया ना, तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हम तो मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। शालिनी ने ये सब बातें इस अंदाज में कही कि देवेंद्र का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई। वो पागल इंसान की तरह हाथ में फोन पकड़े किचन की तरफ भागा। रिया, बाहर निकल! उसकी आवाज गरज रही थी। रिया, जो चूल्हे के पास खड़ी सब्जी बना रही थी, भाई की भयानक आवाज सुनकर बुरी तरह से चौंक गई और उसके हाथ से चमचा गिर गया। हाँ भैया, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने क्या किया है? उसने घबराए हुए अंदाज में पूछा। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती? ये सब बेशर्मी करते हुए देवेंद्र तुरंत उसकी तरफ लपका। मैं भागकर किचन में पहुंची। अपनी बेटी को बचाने के लिए देवेंद्र के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। देवेंद्र, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो मेरी मासूम बच्ची पर? उसने क्या किया है? तुम क्यों इस पर इतना गुस्सा कर रहे हो? मैंने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मी, आपकी इस लाडली बेटी ने हमारा सिर सबके सामने झुका दिया। जरा पूछो तो इससे कि ये किससे रातों को छुप छुप कर बातें करती है। ये फोन पर क्या गुल खिला रही है? आपने इसे बहुत छूट दे रखी है। देवेंद्र ने गुस्से से चिल्लाकर कहा और फोन की स्क्रीन मेरे और रिया के सामने कर दी। रिया ने रोते हुए फोन की स्क्रीन देखी और वो मैसेज पढ़े तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो भी हैरान रह गई। भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके हैं, ये नंबर किसका है। मेरा भरोसा करिए, मैं तो कई दिनों से फोन को हाथ भी नहीं लगाया है। मैं तो सारा दिन किचन का काम करती हूँ और बच्चों को संभालने में लगी रहती हूँ। मुझे तो फोन देखने की फुर्सत भी नहीं है। ये मेरा फोन सोफे पर कैसे आया, मुझे कुछ नहीं पता। रिया ने हाथ जोड़कर रोते हुए अपनी सफाई दी, मगर उसका सच्चा रोना देवेंद्र के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं कर रहा था। अपनी झूठी बकवास बंद करो। मैंने अपनी आंखों से सब पढ़ा है। तुम हमें धोखा दे रही हो। देवेंद्र ने हाथ उठाया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं भागकर अपने बेटे के पैरों में गिर गई और उसके पैर पकड़ लिए। रुक जा देवेंद्र, मेरी बच्ची ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसा मत करो, भगवान के लिए हमारी बात तो सुनो। ये जरूर किसी की साजिश है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो तो सारा दिन घर का काम करती है, उसे तो फोन चलाने का भी होश नहीं। मैं लगातार रो रही थी और शालिनी पीछे खड़ी होकर मुस्कुराते हुए ये सारा तमाशा देख रही थी। उसकी आंखों में अपनी जीत की चमक थी। इसी सबके बीच उसने एक दिल दहला देने वाली खतरनाक हरकत की। किचन के स्लैब पर चूल्हे के पास ही एक बड़े से भगोने में पानी उबल रहा था, जो रिया ने शाम की चाय सबके लिए बनाने के लिए रखा हुआ था। शालिनी ने मौका पाकर जानबूझकर उस बड़े से भगोने को इतनी जोर से कोहनी मारी कि वो सीधा नीचे की तरफ गिरा और सारा खौलता हुआ गर्म पानी मेरी मासूम और बेगुनाह बच्ची के चेहरे और शरीर पर जाकर गिरा। रिया के मुंह से एक भयंकर दर्द भरी चीख निकली, जिसने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो भयंकर तकलीफ के साथ तड़पते हुए वहीं फर्श पर गिर गई और फिर बेहोश हो गई। उसकी हालत
पल भर में इतनी भयंकर हो गई कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जब मैंने अपनी बेटी को फर्श पर गिरा देखा तो उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो इसे पीछे करने के लिए आई थी ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। मुझसे गलती से वो बर्तन गिर गया। शालिनी तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर मक्कारी भरा झूठा ड्रामा करने लगी और झूठी हमदर्दी दिखाने लगी ताकि सारा इल्जाम एक अचानक हुए हादसे में बदल जाए। देवेंद्र, जो उस वक्त गुस्से में अंधा हो चुका था, इस अचानक हुए हादसे से एकदम दंग रह गया। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वो कुछ देर के लिए पत्थर बन गया और फिर घबराहट में उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया। हम तुरंत रिया को लेकर अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में पहुंचते ही डॉक्टर ने उसकी नाजुक हालत देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर कॉरिडोर में खड़ी होकर रो रही थी और भगवान से अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांग रही थी। भगवान, मेरी बेटी ने बहुत दुख सहे हैं, उस पर दया करो, उसे मुझसे दूर मत करना। देवेंद्र दीवार के सहारे खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में पश्चाताप तो था, लेकिन शालिनी की चालों की पट्टी भी बंधी हुई थी। कुछ देर बाद शालिनी भी अस्पताल आ गई, पर उसके चेहरे पर ना तो कोई पश्चाताप था, न डर और ना ही कोई दुख, बल्कि अजीब सा सुकून था। वो सीधा देवेंद्र के पास आकर खड़ी हो गई और इमरजेंसी के बाहर भी अपनी जहरीली जुबान चलाने लगी। देवेंद्र, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मगर अच्छा ही हुआ कि इन रिश्ते वालों को पता चलने से पहले ही ये सारी बेशर्मी सामने आ गई, वरना वो लोग शादी के बाद हमें ना जाने कैसे कैसे ताने देते और हमारी कितनी बदनामी होती। शालिनी अभी भी देवेंद्र के कानों में जहर घोल रही थी और देवेंद्र सिर झुकाकर चुपचाप बैठा था। उसने एक बार भी मुझे दिलासा देने की कोशिश नहीं की और ना ही शालिनी को चुप करवाया। अब तो ऐसे हालात के बाद इसे घर में ही बैठाना पड़ेगा। भला कौन करेगा अब इससे शादी, और इसका बोझ भी अब हमें ही उठाना पड़ेगा। शालिनी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हुए तंज भरी ऊंची आवाज में कहा ताकि मैं सुन लूं, पर मुझे उस वक्त शालिनी की बकवास से ज्यादा अपने बेटे की खामोशी पर गुस्सा आ रहा था, जो अपनी सगी बहन की ऐसी हालत पर भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहा था और उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ था। रिया कुछ घंटों के बाद होश में तो आ चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह से जल चुका था। वो भयंकर तकलीफ में थी। वो दर्द से कराहती रही, मगर जब मैं उसके पास जाती तो वो अपने होंठ बंद कर लेती ताकि उसके मुंह से कोई शिकायत या तकलीफ की आवाज ना निकले और मैं और ज्यादा परेशान ना हो जाऊं। वो बस मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके पास बैठकर रात भर रोती रही। देवेंद्र और शालिनी बस सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक दो बार आते और चले जाते। उन्हें मेरी बेटी के दर्द से कोई मतलब नहीं था। आज हॉस्पिटल की चौथी रात थी। बाहर गहरा सन्नाटा था। कमरे में मशीनों की हल्की आवाज आ रही थी। मैं रिया के सिरहाने बैठी थी और भगवान से मन ही मन लगातार प्रार्थना कर रही थी। रिया की आंखें बंद थीं, मगर उसकी सांसें बहुत भारी चल रही थीं। अचानक उसने धीरे से आंखें खोली और अपना कमजोर हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और सुकून था, जो मैंने इससे पहले उसके चेहरे पर कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी तकलीफ और दर्द किसी ने एक पल में खत्म कर दिया हो। मम्मी, रोना बंद करिए और मेरी बात सुनिए, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी। मम्मी, अभी मैंने सपना देखा। मुझे एक सफेद रंग की चमक दिखाई दी जिसमें कोई था। ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता हो या फिर भगवान। उन्होंने मुझसे कहा कि रिया, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है मम्मी। अब मैं अपने भगवान के पास जा रही हूँ। उसने लंबी सांस ली। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी, आप परेशान मत होइए। आप देखना, भगवान उन जालिमों को ऐसी सख्त सजा देगा कि वो आपसे और मुझसे माफी मांगने के लिए अपने हाथ जोड़ने के काबिल भी नहीं बचेंगे। वो भी इसी तरह तड़पेंगे जिस तरह उन्होंने हमें तड़पाया है। रिया ने अजीब सी चमक के साथ मुझे देखते हुए अपने आखिरी शब्द कहे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मम्मी, अब आपको रोना नहीं है।
उसकी धीमी आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज उठी और फिर मशीनों की बीप की आवाज एक सीधी लाइन में बदल गई, जो किसी भी माँ के लिए सबसे मनहूस घड़ी होती है। मेरी दुनिया वहीं अंधेरे में डूब गई। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। डॉक्टर और नर्सें भागते हुए अंदर आए। उन्होंने मुझे तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया, पर मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मेरी मासूम बच्ची मुझे हमेशा के लिए छोड़कर भगवान के पास जा चुकी है, जिसने उसे अपने पास बुलाकर दुनिया के जुल्मों से बचा लिया था। अगली दोपहर हॉस्पिटल की वो लंबी और सुनसान गैलरी मेरे अकेलेपन और मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। मेरा बेटा देवेंद्र और बहू शालिनी हॉस्पिटल में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रस्म पूरी करने आए थे, और शालिनी ने देवेंद्र के कान में धीरे धीरे कुछ कहा। फिर वो दोनों मुझे हॉस्पिटल के उस अकेलेपन में छोड़कर घर चले गए। देवेंद्र मुझे हॉस्पिटल के कागजों और बाकी कार्रवाई के लिए अकेला छोड़ गया। उसी वक्त मुझे ये कड़वी हकीकत समझ आ गई कि खून के रिश्ते जब मतलब और साजिश के हो जाएं, तो कोई भी इंसान भरी दुनिया में बहुत अकेला और बेबस हो जाता है। मैं एक जिंदा लाश की तरह हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी और बार बार अपनी बेटी के उस सुकून भरे चेहरे को याद कर रही थी, जिस पर अब दुनिया का कोई दुख नहीं था। दूसरी तरफ मेरे घर में लालच और स्वार्थ का एक अलग ही खेल खेला जा रहा था। शालिनी ने देवेंद्र को अपने जाल में पूरी तरह से जकड़ लिया था और अब वो अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने वाली थी। देवेंद्र, अब रिया तो रही नहीं और मम्मी जी तो वैसे भी बूढ़ी और बीमार हैं, वो कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगी? शालिनी ने देवेंद्र को अपने पास बिठाते हुए अपनी शातिर चाल चली। उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी थी। हमें अब इस घर से तुरंत निकल जाना चाहिए। वैसे भी मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें करेंगे, हमारा तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आज सुबह ही एक बहुत बड़े और जान पहचान वाले प्रॉपर्टी डीलर से बात की है, जो कैश पर हमारा ये पुराना घर हाथों हाथ खरीदने को तैयार हैं। देवेंद्र, तुम बस उससे एडवांस के पैसे ले लो और हम अपना सारा जेवर और नकदी समेटकर किसी अच्छे और महंगे इलाके में नया घर लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां कोई हमें जानने वाला भी नहीं होगा और ना ही कोई बातें बनाने वाला। शालिनी की उस बात में इतना लालच और स्वार्थ था कि देवेंद्र, जो कुछ घंटे पहले अपनी सगी बहन को खो चुका था, वो भी पैसों की चमक में अंधा हो गया। शालिनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि अब हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। तुम उस डीलर को तुरंत घर बुला लो ताकि हम जल्दी से ये डील पक्की कर लें। देवेंद्र ने बिना एक पल सोचे अपनी रजामंदी दे दी। कुछ ही देर के बाद वो एजेंट अपने एक साथी के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। शालिनी ने जल्दी से दरवाजा खोला और उन्हें ड्राइंग रूम में बड़ी ही इज्जत और खातिरदारी के साथ बिठाया। सर, आपकी पत्नी से फोन पर सारी बातें विस्तार से हो चुकी हैं और मैं आपके इस घर की बहुत अच्छी कीमत लगाने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये इलाका पसंद है। बस मुझे कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी देखनी है। एजेंट ने बड़ी ही मीठी बातों से देवेंद्र को तैयार कर लिया। देवेंद्र ने तुरंत अपने कमरे की अलमारी से घर के असली कागजात निकालकर उसके सामने मेज पर रख दिए। वो शख्स कागज देखकर मुस्कुराया और उसने अपने बैग से पैसों की एक मोटी गड्डी निकालकर मेज पर रख दी, जिसे देखकर शालिनी की आंखें चमक उठीं। सर, ये आपका एडवांस है। बाकी रकम मैं आपको सिर्फ 2 दिन बाद देकर ये घर अपने नाम करवा लूंगा। बधाई हो सर, हमारी ये डील पक्की हो गई। उसने देवेंद्र से हाथ मिलाते हुए कहा तो देवेंद्र और शालिनी की आंखों में लालच और खुशी की चमक और गहरी हो गई। वो अपने सारे दुख भूल गए। एजेंट ने अपने साथी की तरफ हल्का सा इशारा किया तो उसने अपने बैग से एक बड़ा सा महंगा मिठाई का डिब्बा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। हम जब भी कोई डील करते हैं तो मुंह मीठा जरूर करवाते हैं। यह हमारे ऑफिस का पुराना रिवाज है। उस आदमी ने बड़े ही अपने मन से डिब्बा खोला और एक एक मिठाई का पीस देवेंद्र और शालिनी के हाथों में पकड़ा दिया। शालिनी ने खुशी से मुस्कुराते हुए देवेंद्र की तरफ देखा और दोनों ने लालच और खुशी के मारे वो मिठाई तुरंत खा ली। उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस मिठाई में एक बहुत ही खतरनाक दवा मिली हुई है, जो पूरे शरीर को सुन्न कर देने वाली दवा थी, जिसका इस्तेमाल आजकल लुटेरे करते हैं ताकि बिना किसी शोर शराबे के वो अपना काम कर सकें। मिठाई खाने के कुछ सेकंड बाद ही शालिनी और देवेंद्र को बुरी तरह से चक्कर आने लगे और उनके शरीर ने काम करना छोड़ दिया। देवेंद्र ने कुछ बोलने और मदद मांगने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी जुबान से आवाज ही नहीं निकली और वो धड़ाम से सोफे से नीचे गिर पड़ा।
शालिनी ने घबराकर उसे सहारा देना चाहा, मगर उसके अपने हाथ पैर भी अचानक जवाब दे गए और वो भी देवेंद्र के पास ही जमीन पर लाचार होकर गिर गई। वो एजेंट जो कुछ देर पहले बहुत ही शरीफ इंसान बनकर बैठा था, अब आराम से सोफे पर टेक लगाकर मुस्कुरा रहा था। उसने मेज पर रखे हुए घर के असली कागजात उठाए, शालिनी की खुली हुई तिजोरी की तरफ गया और वहां से उसके सारे कीमती जेवर और देवेंद्र की बरसों की जमा पूंजी निकालकर अपने बैग में डालने लगा। देवेंद्र और शालिनी जिंदा थे, उनकी आंखें खुली थीं, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन उनके शरीर एकदम पत्थर हो चुके थे। दवा का असर इतना भयंकर था कि उन पर एक खतरनाक पैरालिसिस का अटैक हो गया था, जिसने उनके हिलने डुलने की क्षमता ही छीन ली थी। वो लुटेरे बड़े ही आराम से उनकी जिंदगी भर की कमाई और उनके घमंड को लूट कर फरार हो गए और घर का सारा सामान इस तरह बिखरा पड़ा रहा। शालिनी जो कुछ मिनट पहले महंगे इलाके में जाने और एक नई शानदार जिंदगी जीने के सपने देख रही थी, अब वो जमीन पर एक कीड़े मकोड़े की तरह लाचार पड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देवेंद्र जो अपनी बेगुनाह बहन को जालिमों की तरह डांटता था, आज वो अपना सारा लुटा हुआ सामान देखकर भी अपने लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। उसका घमंड टूट चुका था और उस पर भगवान की लाठी की वो मार पड़ी थी जिसकी चेतावनी मेरी बेटी पहले ही दे चुकी थी। ये वो खतरनाक नजारा था जो मैंने अस्पताल से घर वापस आकर देखा था, जब मैं एम्बुलेंस में अपनी बेटी का पार्थिव शरीर लेकर घर की दहलीज पर पहुंची तो मोहल्ले की औरतें मेरे साथ थीं और मैं दरवाजा खोलकर अंदर आई तो मेरे सामने खुली हुई अलमारियां और फर्श पर गिरे हुए मेरे लाचार बेटे और बहू पड़े थे। मेरा तो ये सब देखकर दिमाग ही सुन्न पड़ गया। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। शालिनी और देवेंद्र की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। शायद देवेंद्र को अपनी बेगुनाह बहन याद आ रही होगी, जिस पर उसने झूठे इल्जाम लगाकर उस पर जुल्म किया था और जिसकी बात पर उसने एक पल के लिए भी भरोसा नहीं किया था। शालिनी की आंखें किचन के कोने के पास दुबके बैठे अपने छोटे छोटे बच्चों को देख रही थी, जो डर के मारे रो रहे थे, मगर वो उन्हें गले लगाने और चुप कराने के लिए अपने हाथ भी नहीं उठा सकती थी। वो दोनों जमीन पर तड़प रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रो रो कर माफी मांगना चाहते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल बेबस थे। मेरे कानों में उस वक्त सिर्फ मेरी बेटी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे जो उसने अस्पताल के बिस्तर पर मुझसे कहे थे, मम्मी, वो लोग माफी मांगने के लिए हाथ भी नहीं जोड़ सकेंगे। ये कैसा इंसाफ था जो भगवान ने इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से कर दिया था। मैंने उनकी इस लाचारी पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और उनके पास से होकर गुजर गई। मैं मोहल्ले वालों की मदद से पूरी इज्जत के साथ अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी। मेरी आंखों में अपनी बेटी के बिछड़ने के आंसू जरूर थे, मगर दिल में एक अजीब सा गहरा सुकून था कि मेरी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ उसका इंसाफ भी हो गया। अंतिम क्रिया के बाद जब कुछ दिन बीते तो एक दिन मेरी नज़र रिया के फोन पर पड़ी और एक बार फिर से वो पूरा वाकया मेरी आंखों के सामने घूम गया। मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आया। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल मिलाई। मैंने सोचा कि जिसकी वजह से मेरे घर की बर्बादी हुई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी फोन की घंटी शालिनी के कमरे से सुनाई दी और जैसे ही मैंने शालिनी का फोन देखा तो मेरे होश उड़ गए। लेकिन अगले ही पल मुझे सब कुछ समझ आ गया कि ये भी शालिनी की ही चाल थी और इसी वजह से वो इतना बढ़ा चढ़ाकर देवेंद्र को भड़का रही थी। अब मुझे समझ आया कि उस दिन गर्म पानी का बर्तन गलती से नहीं गिरा था, बल्कि शालिनी ने ही मेरी बेटी पर जानबूझकर गिराया था। मैं तुरंत वो दोनों फोन लेकर देवेंद्र के पास पहुंची, जो बिस्तर पर अधमरी हालत में पड़ा था। मैंने उससे कहा, देख रहे हो ये फोन और ये मैसेज जिन्हें देखकर तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया था? मैंने उसके सामने ही इस नंबर पर कॉल किया और फिर उसे बताया कि देखो, ये किसी लड़के का नंबर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी इस मक्कार और चालबाज बीवी का नंबर है, जिसने तुम्हारी बहन को तुम्हारी नजरों से गिराने के लिए इतनी घटिया चाल चली थी। ये सुनते ही देवेंद्र की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। अब उसे भी समझ आ गया था कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया था। मैंने देवेंद्र से कहा, लेकिन मेरी बेटी को इंसाफ मिल चुका है
और वो इंसाफ ऊपर वाले ने दिया है। तुम दोनों पति पत्नी ने मेरी बेटी के साथ जो भी किया उसकी सजा अब तुम पूरी जिंदगी भुगतोगे और इसी तरह बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी मौत मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम हर दिन तड़पोगे, लेकिन तुम्हें अपने दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये कहकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। शालिनी जो वहीं बगल में लेटी थी, उसकी भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब इस पछतावे का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब ना वो दोनों कभी ठीक हो सकते थे और ना ही मेरी बेटी वापस आ सकती थी। लेकिन अगर सच में कोई सजा भुगत रहा था तो वो मैं और देवेंद्र के दोनों बच्चे थे। मैं अब उन दोनों बच्चों को ही अपने जीवन की उम्मीद मानकर उनके पालन पोषण पर ध्यान देने लगी और भगवान से प्रार्थना की कि मेरी बेटी अब जहां कहीं भी जन्म ले उसे एक इज्जत भरी जिंदगी मिले। दोस्तों, लालच, जलन, झूठ और अपनों के खिलाफ भरा गया जहर आखिरकार इंसान के अपने ही विनाश का कारण बनता है। इसीलिए हमेशा सच्चाई पर भरोसा करें और रिश्तों की कदर भी करें, क्योंकि पछतावा होने पर भी खोए हुए अपने कभी वापस नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, जागरूकता और एक सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई समानता दिखाई दे तो उसे मात्र संयोग माना जाए। धन्यवाद।